हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। जो कल के भरोसे रहते हैं उन्हें उनका आज बड़े आराम से धोखा दे देता है। ओके, तो कल के भरोसे मत रहिएगा, क्लास को आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी ये आपके हाथ में है। आज हमारी छठी क्लास होगी। अब तक हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हर क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, अगर आपने भी क्लास नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखो फिर एक न्यूमेरिकल। कल वाली क्लास में भी हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व किया था। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बताइए। तो चलिए निकालते हैं। तो चाल का मैंने एक फॉर्मूला आपको कल भी बताया था, औसत चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो दूरी कितनी गिवन है हमें? 504 किलोमीटर। और इसकी टाइमिंग कितना गिवन है, समय कितना गिवन है हमें? समय गिवन है हमें 7 घंटे। तो चलिए इसको काट देते हैं इससे। ये आ जाएगा आपका 72 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। जो कल वाली क्लास में मैंने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, थोड़ी क्लास भी बड़ी हो गई थी कल, तो सारे न्यूमेरिकल मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप उस वाली क्लास को देख लीजिएगा। देखो 72 आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ही मिलेगा, पर ये 72 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है मीटर प्रति सेकंड में बतानी है हमें। ये हमने कहीं में निकाली है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो अब करिए। तो ये 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20, 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में हमें पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कल की क्लास में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो डायरेक्शन से कल की क्लास में भी हमने सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। कोई बच्ची एक्स पर है। ओके, मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स, इस पर कोई बच्ची है। वे अपनी सहेलियों के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। देखो एक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस लाइन में, तो इस लाइन को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए पहले ओ पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। देखो यहाँ पर हमें बताया है ओ के बारे में। ओ कहाँ पर है हमारे? एक्स के ठीक दक्षिण में है। तो चलिए एक्स बना लेते हैं अपना पॉइंट यहाँ पर, और इसके ठीक दक्षिण में हमें मिलेगा ओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, दूरी भी दी हुई है, 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में, ठीक पूर्व दिशा में, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कॉपी में किस प्रकार होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये होगी आपकी साउथ ईस्ट, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। अभी मैं तेज तेज बता रही हूँ, कल की वीडियो में मैंने अच्छी तरह बताया था आपको आराम से। नॉर्थ वेस्ट, ये होगी आपकी साउथ वेस्ट। तो चलिए देखते हैं अब क्या पूछा है। इससे पश्चात ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करनी। पूर्व में कितनी 30 मीटर दूरी इसने तय की। ओ से वाई पर पहुंचती है, यहाँ पर कोई पॉइंट वाई है उस पर पहुंचती है। वाई से की दूरी, वाई से एक्स की दूरी ये हमें फाइंड करनी है। देखो वाई से एक्स की दूरी हमें निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। ओके, और वाई के सापेक्ष की दिशा, वाई के सापेक्ष मतलब इस वाई से हमें एक्स की डायरेक्शन निकालनी है। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला भी था आपको, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। जिस बिंदु के सापेक्ष हमें डायरेक्शन निकालनी है उस बिंदु पर आप इस तरह प्लस का सिंबल बना लीजिए, और फिर देखना ये वाली डायरेक्शन जो हमारा पॉइंट है दूसरा जिसकी हमें निकालनी है किधर जा रहा है। तो अब देखिए इस चित्र से वो हो जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो आपकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होगी आपकी। तो उत्तर पश्चिम वाले ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर पूर्व वाले दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। तो बी और सी तो नहीं हो सकता। अब जो आपका आंसर होगा वो ए और डी में से होगा। अब बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालिए, जो सी डिस्टेंस हमें निकालनी है उसका स्क्वायर। तो जो हमें गिवन है उन दोनों का स्क्वायर कौन कौन सी है, एक्स ओ गिवन है हमें, एक्स ओ का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। एक्स ओ का स्क्वायर, एक्स ओ कितना है हमारा 40, 40 का स्क्वायर, और प्लस ओ वाई हमारा कितना है 30, 30 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00। इन दोनों को टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा 2500। तो एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है ये 2500। तो इस एक्स वाई स्क्वायर को हमें निकालनी है एक्स वाई, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो अंडर रूट से अगर बाहर निकालना है, अंदर 00 है तो सिंगल जीरो आपकी बाहर निकलेगी अंडर रूट से, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर।
डायरेक्शन कौन सी है हमारी, उत्तर पश्चिम, तो डी भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर उत्तर पश्चिम में। ओके, 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 50 मीटर, 50 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते थे। स्लोथ के बारे में कल मैंने सारा सारा डिस्कस किया था कि स्लोथ की जो एज होती है 40 ईयर्स होती है, 40 वर्ष जीते हैं, और ये 17 से 18 घंटे मतलब सोते हैं। वीक में एक बार ये पेड़ के नीचे उतरते हैं टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। और ये है ना लाइफ टाइम अपना जिस पेड़ पे रहते हैं ना उसी पेड़ के पत्ते खाते रहते हैं। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तो ये दूसरे पास वाले दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। पूरी लाइफ में 8 बार ये पेड़ बदलते हैं, मतलब एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर 8 बार ही जाना पड़ता है इनको। ये काफी आलसी होते हैं और भालू जैसे दिखते हैं ये। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन, हमें सही कथन चुनना है। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 50 नहीं, 8 वृक्ष। ओके, कल बताया था। स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वर्षों पर, देखो 10 वर्ष नहीं जीते, 40 वर्ष जीते और जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की, ये भी गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, ओके 40 वर्ष जीते हैं और जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। देखो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये 40 वर्ष जीते हैं और 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और ये वाला भी 8 वर्ष जीते हैं, नहीं जी 40 वर्ष जीते हैं, भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी आपके हाथ में, आप कितनी अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हो। जंगलों के ज्यादा काटे जाने से, देखो काटे जाने यहाँ पर वो होगा, मिस हो गया, काटे जाने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है। आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, ये नहीं होगा। वर्षा के जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल सही बात है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। भूमि जल का स्तर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं कम हो जाएगा। अगर वर्षा नहीं होगी तो भूमि जल का स्तर कम होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी। तो चलिए देखते हैं बी और सी हमारा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू है 110 मीटर के। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 किलो सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। देखो 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के इक्वल है, तो हमें कितना निकालना, 15.4 सेंटीमीटर निकालना है। ये इक्वल होगा 15.4 मल्टीप्लाई 1110, ये आ जाएगा आपके इक्वल। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलो 15.4 मल्टीप्लाई 1110, ये आ जाएगी आपकी 1694 के इक्वल, 1694 मीटर के इक्वल। और हम ऑप्शन हमारे कहीं में है, किलोमीटर में है ऑप्शन। अब आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है, कल मैंने डिटेल में बताया था। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, और ये 3 जीरो है, मतलब कि 3 पॉइंट के बाद, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.694। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 1.694। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य है। देखो मिजोरम, आपको मैप याद होना चाहिए, मैं कल भी कह रही थी, मैंने पहली क्लास में मैप कराया हुआ है। देखो मिजोरम क्या है, हमारा 7 सिस्टर्स का भाग है। हमारे इंडिया के मैप है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे इंडिया का हमारा मैप है, एक मिनट, इंडिया का जो मैप है हमारा ये वाला, का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो स्टेट है ना 7 सिस्टर्स बोलते हैं। चलिए 7 सिस्टर का मैं बड़ा मैप बना देती हूँ, 7 सिस्टर्स का। यहाँ पर जो स्टेट है ये हमारे 7 सिस्टर्स है। तो ये कैसे कैसे है, यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका असम, असम। फिर है आपके यहाँ पर नागालैंड, फिर मणिपुर, और आपका है मिजोरम। यहाँ पर है आपका मिजोरम, देखो यहाँ तक असम ही है, मिजोरम। और ये आपका यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो पूछा है मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से है। देखो असम बिहार छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर आए नहीं कोई भी, मिजोरम ये है हमारा। देखो ये वाला मिजोरम, मिजोरम ये होगा हमारा, ये मिजोरम।
बिहार, छत्तीसगढ़, असम नहीं आए। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल नहीं आया। त्रिपुरा, देखो त्रिपुरा है मिजोरम की साइड में, ये त्रिपुरा हो गया। यहाँ पर बाउंड्री लगी हुई है ये असम की, ये असम हो गया। और मणिपुर, ये मणिपुर हो गया देखो। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैप एक बार याद कर लीजिएगा आप अच्छे से, वरना मैं करा दूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कर दीजिएगा। भारत के किस राज्य, संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती करनी है। देखो ये जो जगह है ना, इसमें जो सारी जमीन होती है खेती की, वो सब ग्राम सभा की होती है। और वो है ना एक लॉटरी निकालती है और लोगों को देती है कि इस साल आप कितनी जमीन पर खेती करोगे। तो ऐसा कहाँ पर होता है, लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो ऐसा होता है आपका मिजोरम में। मिजोरम का डांस हमने देखा था, चेराऊ नृत्य, चेराऊ नृत्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का बाग है। देखो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल का बाग है। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा। इसकी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, या कई कई जगह आप जो आपको थोड़ा 8,850 भी मिल जाएगा मीटर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हमने कल देखी थी, बछेंद्री पाल के बारे में देखा था, बछेंद्री पाल। और जो 2 बार चढ़ चुके हैं भारत की, वो संतोष यादव देखी थी हमने कल, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए, इसे उत्क्रमणित किया जाता है। उत्क्रमणित मतलब रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन से चेंज होते हैं हमारे, फिजिकल चेंज। अपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। रिवर्सिबल का मतलब है अगर हम चेंज करें, कुछ परिवर्तन करें, तो वापस हम उसी अवस्था में ले आए उसे, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं रिवर्सिबल। ऐसे फिजिकल चेंज होते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाने के बाद हम वापस उसे उस कंडीशन में नहीं ला सकते, तो ये नहीं होगा। मोम का घोल बनाना, देखो मोम का अगर घोल बनाएंगे हम, तो घोल से फिर से हम मोम बना सकते हैं, जमा सकते हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूध से पनीर बनाना, अगर हमने एक बार दूध से पनीर बना दिया, पनीर से वापस दूध नहीं बना पाएंगे हम, इसलिए ये भी नहीं होगा। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, गाय के गोबर से हमने बायोगैस बना लिया, लेकिन बायोगैस से फिर से गोबर नहीं बना पाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोम का घोल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों तथा पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए हुए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। जो कोई वृक्ष दे रखा है हमें, उसकी जड़ों की विशेषताएं बताई हुई है यहाँ पर, और हमें देखनी है कि ये कैसे है। चलिए देखते हैं किस वृक्ष के बारे में बात हो रही है। ये हो रही है आपकी बरगद के वृक्ष की जड़ों के बारे में। ओके, बाद में दिया हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं। लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं, जड़ें होती है। देखो बरगद की पेड़ में जो लटकती शाखा जैसी दिखाई होती है देती है, इसकी जड़ें होती है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, देखो जड़ों से खंभों की भांति सहारा देती है। बरगद के पेड़ आपने अपने आसपास देखे होंगे, गाँव में होते हैं। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, भंडारण नहीं करती जड़ें उसकी। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चला जाना, हाँ जी, जड़ें लटकती हुई बढ़ती रहती है तो जमीन के अंदर चली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए, सी और ई। तो इन निम्नों से बताना है बरगद की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से है। तो ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कोई स्टूडेंट है, वो बता रहा है अपने बारे में कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। गर्ल्स कह रही है अपने बारे में, एक गर्ल कि मैं जिस जगह से आई हूँ ना, वो एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। छात्रा कहाँ से आई है, तो ऐसे घर बनते हैं आपकी मनाली, हिमाचल प्रदेश में। तो ये छात्रा हिमाचल प्रदेश और मनाली से आई है, हिमाचल प्रदेश में मनाली से आई है। आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। जो मित्र है वो कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा। देखो कमजोर दांत और हड्डी की अगर उसे प्रॉब्लम रहती है तो उसमें विटामिन की कमी है। विटामिन भी कौन सी, डी, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम मैंने आपको बताया था, कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। और इसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। पहले वीडियो में सब कुछ करा चुकी है, जो फर्स्ट वीडियो है हमारी एनवायरमेंट की, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, चैनल पर जाकर देख लेना, नहीं तो मैं लिंक दे दूंगी। सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं इसको, सनशाइन विटामिन। और इसी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है बच्चों में, और बड़ों में होता है ओस्टियोमलेसिया, ओस्टियोमलेसिया। ये बड़ों में होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। ज्यादातर आपके पेपर में रिकेट्स ही पूछा जाता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा विटामिन है इसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी है, इसे हार्मोन भी कहते हैं। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अभी देखते हैं कौन सा विटामिन डी। आप देख कई कई में मिलता है हमें, तो विटामिन डी मिलेगा हमें मिल्क, वेजिटेबल, स्पिनिच और फ्रूट्स, दूध, सब्जियां, पालक और फल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखो मधुमक्खी के बारे में मैंने कल पूरी अच्छी तरह बता दिया था, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जी नहीं, प्रत्येक छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है। बिल्कुल करेक्ट है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है, शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती है। ये भी करेक्ट है। यदि काम करने वाली मक्खी ना हो तो छत्ता नहीं बन सकता। ये भी करेक्ट है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी नहीं, नर मक्खी कोई इंपोर्टेंस नहीं होती छत्ते में। ओके, तो हमारे कौन से बी, सी और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखो मैंने बताया अक्टूबर से नवंबर तक जो बिहार के लोग हैं मधुमक्खी का पालन करते हैं, क्योंकि उस टाइम अंडे देने का टाइम होता है इनका। कल हमने ये भी डिस्कस किया था। नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। देखो ये कुछ जानवर है, हमें ये विशेषताएं देखनी है और देखनी है इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो सभी जानवरों में पाई जाती है। शरीर सल्कों से ढका होना। जी नहीं, मक्खी का शरीर, छिपकली का शरीर कहाँ सल्कों से ढका होता है। कछुए का शरीर होता है। भूमि जल दोनों में रह सकना, ये भी नहीं है। बाज नहीं, कहाँ रह सकता है भूमि जल दोनों में। मक्खी कहाँ रह सकती है इस टाइप की। अंडे देना, जहरीला होना, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो अंडे देना ऐसी विशेषता है जो सब में पाई जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए नीचे दिए हुए हैं, केवल सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केचुए के बारे में। देखो केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी कर लेते हैं विचार। ये जमीन में छेद बनाकर रहते हैं, इससे जमीन पोली हो जाती है। पोली मतलब सॉफ्ट हो जाती है काफी, क्योंकि छेद बना लेते हैं, जो अंदर की सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी है बाहर निकाल देते हैं। आपने देखे होंगे केचुए के बिल वगैरह। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, तथा इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये भी करेक्ट है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और जो इनका मल होता है उससे मिट्टी हमारी उपजाऊ बनती है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं। अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित करते हैं। देखो ये भी अच्छी है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। जिस कंपोस्ट को बनाते हैं फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। देखो उर्वरकों के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो केचुए जो कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी नहीं, वो सस्ती होती है। क्योंकि नेचुरल चीजें हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि नेचुरल चीजें सस्ती होती है, और जो केमिकल वाली चीजें होती है वे ज्यादातर महंगी बिकती है, उनको लोग बाग धड़ल्ले से खरीदते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा करेक्ट। रासायनिक कीड़ानाशकों कीटनाशकों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। देखो आजकल है ना केंचुए प्रभावित हो रहे हैं इन रासायनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह जो डाले जाते हैं खेत में, इससे है ना केंचुए पनप नहीं पा रहे। तो इससे है ना मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जा रहा है, तो इसको प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं करता, इसलिए ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे यहाँ पर, ए, बी और सी। ए, बी, सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी पेडागोजी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। आप है ना एक साथ इन्वायरमेंट और पेडागोजी पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो, वरना कोई एनवायरमेंट कराएगा कोई पेडागोजी कराएगा, तो आप एक साथ कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण होती है। देखो बाल केंद्रित जो प्रकृति है, कौन सा ऐसा रीजन है इसी कारण हम कहेंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो एनवायरमेंट है हमारा वो बाल केंद्रित है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। गतिविधि आधारित शिक्षा बिल्कुल सही है। हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देंगे तो बाल केंद्रित होगी। रटना सिखाना, देखो रटना सिखाना, रटने को तो बिल्कुल आपको है ना नेगलेक्ट कर देना है। बिल्कुल रटने पे आपको, रटने कोई ऑप्शन आएगा तो उसको कैंसिल कर देना है। रटना बहुत गलत चीज है, समझना चाहिए। और बच्चों को हम रटने की आदत नहीं डलवा सकते। ओके, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भाग। देखो सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं है, हमें उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी करना है, एक्टिविटी भी करानी है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पे केंद्रित होकर रह जाए बच्चा, तो ये बाल केंद्रित प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देता। तो डीएस सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय की भागीदारी। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सीखने के लिए स्कूल घर और समुदाय तीनों की भागीदारी है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, जो प्राथमिक स्तर पर हम एनवायरमेंट की शिक्षा देते हैं उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित, ये प्रतिबंधित नहीं है, देखो ढंग से पढ़ ली, प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सर्जन करने के लिए संलग्न करना। देखो बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाना भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। बच्चों को नए ज्ञान का सर्जन करने के लिए संलग्न करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय की प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। देखो निश्चित निकाय मतलब एक बाउंड कर दिया हमें, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो कौन से हो जाएंगे हमारा, ए, बी और सी। ए, बी और सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन की स्टडी कराई जाती है उसके बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है? चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। देखो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एनवायरमेंट जो पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल में, उसमें एनवायरमेंट, सोशल साइंस और साइंस तीनों के जो मुद्दे हैं समझाए जाते हैं कंबाइंड रूप से। तो ये आपका सही होगा। चलिए और देखते हैं इसमें। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सीखना कोई चुनौती नहीं होती। सम्मित आधारित सीखने का स्तर, स्मृति आधारित। देखो ये होगा आपका स्मृति आधारित, मेमोरी बेस्ड। मेमोरी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अवधारणा का विकास, कॉन्सेप्ट, बच्चे को अपने लिए ज्ञान के निर्माण के अवसर देना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ये एक चुनौती है कि बच्चे को है ना इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद अपनी नॉलेज का निर्माण कर पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? जो ईवीएस की क्लासेज है बच्चों के लिए, उसमें क्या होना चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा सीख सके? वाद विवाद, डेफिनेटली डिबेट से बच्चे काफी सीखते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवात्मक सीखना, ये भी करेक्ट होगा। स्टोरेज भी होनी चाहिए। तथ्य और सूचनाएं नहीं होनी चाहिए ईवीएस के लिए। तथ्य और सूचनाएं छोटे बच्चे कैसे याद करेंगे, अब आप खुद देखो। तो ए, बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोल्व कर करके आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन में गलती क्या है ये फाइंड आउट करने की। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में उपविषय है। देखो जो हमारा प्राइमरी लेवल है, मैं पहले बता चुकी, चलो एक बार और बता दूं। प्राइमरी लेवल है, उसमें हमारी 6 थीम है। 6 थीम या विषय बोल देते हैं ना, 6 थीम या 6 विषय है, जो भी है। कौन कौन सी है वे? परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स। परिवार और मित्र, वाटर या जल, ट्रेवल, फूड और शेल्टर। शेल्टर मतलब आवास। और एक है थिंग्स वी मेक एंड डू, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो ये तो हमारी 6 थीम हो गई ईवीएस की। तो इनमें से जो एक थीम है उसमें उप थीम भी है कुछ शामिल, तो वे उप थीम भी देख ली। इसमें जो थीम है परिवार और मित्र, इसमें कुछ उप थीम भी है, मतलब विषय भी है। कौन कौन से है? परिवार और मित्र का रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, और आप प्लांट्स। जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी निम्न में से एक थीम नहीं है प्राइमरी लेवल पर, तो ये 6 थीम के नाम दे देंगे, कुछ इनमें से एक थीम का नाम दे देंगे, कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है कौन सी उप थीम है, जैसे यहाँ पर बना है, या उप विषय है। और एक क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सी ऐसी थीम है जिसकी उप थीम है, तो ये होगी परिवार और मित्र। तो कोई 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हुए भी है। तो कौन सा होगा? पाठ्यचर्या में उप विषय शामिल है। देखो ये तो विषय है, ये तो थीम ही है, ये उप विषय थोड़े ही ना है। उप थीम तो ये है हमारी रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। शेल्टर भी हमारा थीम है, यात्रा भी हमारा थीम है, देखो ट्रेवल। तो कौन सा होगा उप थीम? उप थीम होगा हमारा प्लांट्स, पौधे। पौधे हमारा उप थीम होगा। देखो यहाँ पर भी प्लांट्स मैंने लिखा हुआ, प्लांट्स, एनिमल, वर्क प्ले और रिलेशनशिप, ये हमारी उप थीम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ईवीएस की सामग्री को विषयगत रूप में आयोजित करके, वाचिक संवाद और वृत्तांत द्वारा, प्रयोग द्वारा, या विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों के मौखिक मूल्यांकन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। देखो मौखिक मूल्यांकन को हमें इग्नोर करना है, प्रयोग, वृत्तांत, वास्तविक संवाद, यहाँ तक सब ठीक है। ईवीएस के संदर्भ में प्रासंगिकता का मतलब क्या है? प्रासंगिकता मतलब जो उसका यूज है वो क्या है, मतलब ईवीएस की जो प्रासंगिकता है वो क्या है? ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की तरफ सीखना। देखो सरल जटिल ठीक है चलो, पर हमें है ना सबसे करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। चलो सारे ऑप्शन देख लेते हैं। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन की स्थिति, देखो वास्तविक जीवन की स्थिति और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है ऑप्शन? तत्काल वास्तविक जीवन स्थिति, रियल लाइफ सिचुएशंस आ गई, और बच्चों के वातावरण से भी इसको जोड़ दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। देखो कोई सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं, क्या ऑप्शन क्या है इसके? मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
वाद विवाद या चर्चा या ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो किए जाते हैं ना, तो ये काफी हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती है। ओके, भोजन पर चर्चा आयोजित कराएंगे बच्चों से, तो ये काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, देखो मैं पहले बता चुकी, क्षेत्र भ्रमण। फील्ड ट्रिप सबसे अच्छा सोर्स है ईवीएस सीखने का, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, देखो वाटर वाटर थीम है जो हमारी 6 थीम हमने देखी, उनमें से एक थीम है हमारी वाटर। उससे संबंधित जो मुद्दे हैं वो प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है यदि, देखो वाटर थीम से जुड़े कुछ मुद्दे हमें स्टूडेंट को सिखाने में, कैसे सिखाते हैं, रोल प्ले। डेफिनेटली हम रोल प्ले के थ्रू सिखा सकते हैं, बच्चों पर कोई रोल करा ले कि भाई ऐसा रोल करो तो तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है इजीली, तो क्या करोगे तुम। ठीक है, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि अगर पूरा पानी खत्म हो जाए, एक दिन पानी ना मिले, तुम सुबह उठ के देखो पानी नहीं है आज, इस टाइप का मतलब संवाद आयोजित करा सकते हैं बच्चों के बीच। संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जा सकती है। क्षेत्र भ्रमण मतलब फील्ड ट्रिप पे मतलब ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, ऐसी जगह उनको दिखा सकते हैं ताकि बच्चों को अनुभव हो कि भाई पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, बच्चों को निबंध लिखना, देखो निबंध लिखना नहीं है सही होगा इस, तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है, रियल इंसिडेंट्स जो होते हैं कौन से होते हैं, भी सीखने के समृद्ध स्रोत है बच्चों के लिए। जो हम रियल इवेंट्स बच्चों को पुस्तकों में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, रियल इवेंट जैसे सुनीता विलियम्स की कहानी दे दी, और क्या कन्नमलेश्वरी की कहानी दे दी आपकी, संतोष यादव की, जो ऐसे ऐसे इवेंट्स दिए जाते हैं हमारी बुक में, क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत है। करेक्ट है बिल्कुल भी, बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, ये भी करेक्ट है। पहले से परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर देते हैं, जो बच्चे पहले मतलब जो हो चुकी है घटनाएं उसे हम बच्चों को दोबारा बताएंगे पढ़ाएंगे तो उससे दोबारा देखने के अवसर देते हैं, ये भी करेक्ट होगा। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, देखो शिक्षक की को सुविधा नहीं देता कुछ भी, शिक्षक को सुविधा देने वाले, शिक्षक के काम को आसान बनाने वाले ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो शिक्षक की आसानी के लिए कुछ नहीं होगा, बच्चे की आसानी होनी चाहिए, बच्चे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, तो वही क्वेश्चन होगा आपका। तो ए, बी और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, देखो ये आपने स्पोर्ट सुना होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जैसे कुछ टीचर कुछ पढ़ा रहा है क्लास में, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करते रहे ताकि उस टीचर को जानकारी हो सके कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, जो है पढ़ा रहा हो बच्चे उसे अडेप्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, जो मतलब पढ़ाने के साथ साथ अगर कोई शिक्षण कार्य करा रहा है तो शिक्षण कार्य के साथ साथ जो कराया जाता है वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, तो इसमें है ना तत्कालीन, मतलब तुरंत टीचर जान पाता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं और तुरंत उसमें सुधार कर पाता है। ओके, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, एक बार मतलब पूरा टीचिंग कार्य कंप्लीट हो गया फिर बाद में उनकी टेस्ट वगैरह लेते हैं, ऐसे मतलब वार्षिक एनुअल एग्जाम वगैरह होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, तो ये इस टाइप का होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होता है अपना स्वयं आकलन, मतलब बच्चा अगर अपना खुद से आकलन करता है या फिर बच्चा अपने फ्रेंड्स के द्वारा मतलब बोलता है कि चलो मैंने आज ये चैप्टर याद किया है, अपने दोस्त से बोलता है तुम ये सुन लो, अपने भाई बहन से बोलता है, तो इस टाइप का होता है ये असेसमेंट एज लर्निंग। देखो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पूछा है सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है, तो ये होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, जो टीचर है ना बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, अगर बच्चे को कुछ कमी रहती है समझ नहीं पाए तो साथ साथ सुधार भी कर देता है। ईवीएस में सहपाठी आकलन, देखो अभी मैंने समझाया सहपाठी आकलन कौन सा होगा, ये होगा असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें बच्चा अपने सहपाठी मतलब पीयर्स के माध्यम से, अपने जो साथ पढ़ने वाले अपने फ्रेंड्स के माध्यम से आकलन करता है, अपना खुद आकलन करता है, भाई बहनों के माध्यम से करते हैं, इसे कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। अच्छा ये पूछा है इसमें या कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, कोई एक असेसमेंट टूल है उसका उपयोग करता है, चलो देखते हैं वो टूल कौन सा है, जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित करता है, एक समय में बच्चे की जो कार्य कर रहा है, कार्य प्लस गतिविधि, इनको एकत्रित कर रहा है, शिक्षक उपयोग कर रहा है। रूब्रिक्स, देखो रूब्रिक्स के बारे में बता चुकी हूँ मैं, रूब्रिक्स में बारे में मतलब बच्चे को एक लिस्ट बनाई जाती है, एक सूची बनाई जाती है, उसमें बच्चे का आकलन पर्टिकुलर किसी चीज का आकलन किया है। सपोज क्लास में मैंने कोई टेस्ट लिया या आपने कोई टेस्ट लिया और फिर आप बच्चे से टेस्ट में देखते हो कि बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है, तो हैंड राइटिंग के उसको नंबर दोगे, तो हैंड राइटिंग बच्चा कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है, बच्चे की सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, इस टाइप से हम उसे नंबर दे देंगे। यहाँ पे श्रेणी डिवाइड कर देंगे कुछ कि भाई मतलब कि बहुत अच्छी श्रेणी है,
उत्तम या फिर मध्यम, निम्न, इस टाइप के श्रेणी डिवाइड करके उनके आगे टिक लगाते रहेंगे, इसे बोलते हैं रूबिक्स। पर ये सभी प्रकार के कार्य और गतिविधियां पूछा है यहाँ पे। तो ये होगा आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के उसमें जो क्लास से जुड़ी जो भी एक्टिविटी, जो भी चीजें होती है वो सब है ना, उस बच्चे के नाम के साथ सब चीजों की लिस्ट बनाई जाती है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें। और जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर लेता है ना, मतलब जैसे थर्ड क्लास का बच्चा फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ वाले टीचर को बच्चे का पूरा पोर्टफोलियो दे दिया जाता है कि बच्चे की ये चीजें है भाई, ये बच्चा ऐसा ऐसा है, अब आप संभालो उसको। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। ओके, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हम आपके पेपर तक आपके साथ बने हुए हैं और लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स।